प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 11 के समाजशास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, समाजशास्त्र की परिभाषाएं क्या है और विभिन्न विद्वानों के अनुसार समाजशास्त्र को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो आइए आज पढ़ते हैं समाजशास्त्र की ये परिभाषाएं और समाजशास्त्र के बारे में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखिए और जब अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आज समाजशास्त्र की ये सभी बातें जो हम यहाँ आज वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ये आपको तैयार हो जाएगी। मैं अभिषेक पांडे आपके साथ आज लेकर आया हूँ कक्षा 11 का समाजशास्त्र का ये ऑनलाइन वीडियो। आइए जानते हैं कि सबसे पहले समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। बच्चों, समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है। यह दो शब्दों सोशियो तथा लॉजी से मिलकर बना है। ये दो शब्द हैं बच्चों, सोशियो और लॉजी। इन दो शब्दों से मिलकर के समाजशास्त्र शब्द बना है। और ये दोनों शब्द सोशियो लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से बना है। अगर आप यहाँ गौर से देखें, मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट आउट की हुई हैं ये सारी परिभाषाएं। इनको थोड़ा ध्यान से देखिए कि सोशियो लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से बना है जिसका अर्थ है समाज। जिसका अर्थ क्या है बच्चों? समाज। और लॉजी ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से बना है जिसका अर्थ विज्ञान या शास्त्र है। दो बातें आ गई। एक बात आ गई सोशियो शब्द जो लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या है बच्चों? समाज, जो हमारा समाज। और दूसरा शब्द ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से बना है जिसका अर्थ है विज्ञान या शास्त्र। तो इस प्रकार अगर हम सोशियोलॉजी के शाब्दिक अर्थ को देखें, समाजशास्त्र के शाब्दिक अर्थ को देखें, तो समाजशास्त्र वह विज्ञान या विषय है, समाजशास्त्र वह विषय या विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। परंतु समाजशास्त्र के अर्थ को पूरा और पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें यहाँ दो बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। समाज का अर्थ भी समझना ज़रूरी है और विज्ञान का अर्थ भी जरूरी है, क्योंकि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज एक और दूसरा लोगस जो ग्रीक भाषा का है उससे क्या बना हमारा? विज्ञान। तो समाज और विज्ञान इन दोनों शब्दों के अर्थों को हमें पहले अलग अलग समझना होगा और जब इन दोनों शब्दों के अर्थों को समझ लेंगे तो समाजशास्त्र के शब्द का अर्थ क्लियर होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानें कि समाज क्या है। समाज का अर्थ क्या है? देखिए, ये हमने ब्लू कलर में दिया है। समाज का अर्थ क्या है? प्रायः जो व्यक्ति हैं, हमारे लोग हैं, व्यक्तियों के समूह को समाज माना जाता है। जहाँ कई एक समूह हो, इकट्ठा हो, किसका? व्यक्तियों का, लोगों का, उसे हम समाज कहते थे। परंतु यह धारणा गलत है। केवल व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहा जा सकता। केवल व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहा जा सकता, बल्कि व्यक्तियों का वह समूह समाज है जिसके सदस्यों के मध्य पारस्परिक, मानसिक या सामाजिक संबंध होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर तीन समाज की जो परिभाषित कर रहा है उसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। केवल व्यक्तियों का समूह समाज नहीं। जैसे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का एक समूह है, समाज हो गया। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों का जो समूह है उनके मध्य परस्पर मानसिक या सामाजिक संबंध स्थापित हैं। मानसिक, जब आप कक्षा में आए, एक दूसरे के साथ बैठे तो आप एक दूसरे से जानकारी हुई, आपका एक मानसिक मित्रता का एक संबंध स्थापित हुआ, तब वो समाज बना, अन्यथा वो समाज नहीं। जातिगत समाज, मनुष्य का समाज है। मनुष्य का भी समाज वह है जब लोगों के बीच संबंध हो। ऐसा नहीं कि एक झुंड में लोग बैठे हुए हैं तो वो एक समाज हो गया, नहीं। अगर झुंड में लोग हैं तो उनके बीच मानसिक संबंध होना चाहिए, मानसिक या सामाजिक संबंध होना चाहिए। और यह संबंध अमूर्त होते हैं। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के मध्य स्थापित होने वाले सामाजिक संबंधों की अमूर्त व्यवस्था को समाज कहा जाता है। अब ये सामाजिक संबंध आप देखिए, हमारा समाज क्या कहते हैं, हमारे यहाँ
बच्चे ने जन्म लिया, शादी विवाह कहाँ से करते हैं भाई? अपने समाज में करना है। इस समाज का अर्थ क्या है कि भाई जहाँ भी हम अपनी रिश्तेदारी में देख रहे हैं तो वहाँ एक हमारा संबंध है, सामाजिक संबंध है। वहाँ से हमने लड़की है तो उसके लिए लड़का देख रहे हैं, लड़का है तो उसके लिए लड़की देख रहे हैं। तो ये एक सामाजिक संबंध है। उनके बीच फिर संबंध मजबूत होता है, जब रिश्ते बनते हैं, विवाह होते हैं तो और संबंध मजबूत होता है। तो ये हमारा समाज विस्तृत होता है। सामाजिक संबंध, मित्रों का संबंध है, मित्रता है तो वह मानसिक संबंध है। तो इस तरह से सामाजिक संबंध भी हों लोगों के बीच या मानसिक संबंध होते हैं। तो ऐसे समूह को जहाँ पर व्यक्तियों के बीच मानसिक और सामाजिक संबंध हो, समाज कहते हैं। अब समझते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान का अर्थ क्या है? किसी भी विषय के व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की सीधी परिभाषा है। किसी भी विषय के क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को, यानी क्रम से किए गए ज्ञान को व्यवस्थित रूप से उसको लिखते जाए, समझते जाए, तो इस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में निरीक्षण और पर्यवेक्षण द्वारा विभिन्न समानताओं की खोज की जाती है। विज्ञान में निरीक्षण और पर्यवेक्षण द्वारा, यानी जो हमारे पास सिद्धांत आया, जो हमारे पास आंकड़े आए, उनके आधार पर, तर्क के आधार पर हम समानताओं की खोज करते हैं तथा जो भी परिणाम हमें प्राप्त होते हैं उन परिणामों के आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। जो भी हमारे पास समानताएं आई, जो परिणाम आए, उनके आधार पर फिर नए सिद्धांतों का गठन किया जाता है, नए सिद्धांत बनाए जाते हैं, प्रतिपादन किया जाता है। इसे हम विज्ञान कहते हैं। और उन्हें ज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित और संगठित किया जाता है जिससे कि समाज को नई जानकारियाँ प्रदान हम कर सकें। तो ये हमारा है समाजशास्त्र का अर्थ। अर्थात आप यहाँ समझ गए होंगे कि हमने दो बातें पढ़ी, समाज और विज्ञान। आगे चलते हैं कि इस प्रकार समाज और विज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि समाजशास्त्र, क्या परिभाषा बनी, क्या निष्कर्ष निकला कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में अध्ययन किया जाता है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इन दोनों के बाद हमारे पास, दोनों बातों के बाद क्या निष्कर्ष निकल के आया कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में अध्ययन किया जाता है। यह समाजशास्त्र का एक अर्थ निकल के आया। अब आगे चलते हैं। देखो बच्चों कि समाजशास्त्र की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। सर्वमान्य मीन्स सभी के द्वारा मानी जाने वाली कोई भी एक ऐसी निश्चित परिभाषा समाजशास्त्र की नहीं है, परंतु विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण से समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। ये भी बड़े ध्यान देने की बात है कि समाजशास्त्र की कोई भी निश्चित सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा इस समाजशास्त्र की अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषाएं दी गई हैं। हर विद्वान ने अपना अध्ययन किया और उसके अनुसार समाजशास्त्र की उसने अपने अनुसार एक नई परिभाषा दी है, क्योंकि उसने समाजशास्त्र का अध्ययन अलग अलग प्रकार से क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से किया है। जिस समानता से किया उसके अनुसार उन्होंने उसकी परिभाषा प्रदान की है। आइए कुछ जानते हैं कि कुछ विद्वानों ने जो समाजशास्त्र का अध्ययन किया और उसके अनुसार, उसके समाजशास्त्र के अध्ययन के अनुसार अपनी परिभाषाएं दी, उनको जानते हैं। ओडम के अनुसार, अब यहाँ पहले जो हमारे विद्वान हैं जिनका नाम है ओडम। बच्चों ये कुछ विद्वान हैं जिनके नाम अगर आप नोट भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये परिभाषाएं भी इनके अनुसार याद कर लें, क्योंकि जब आप पेपर में लिखते हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप वैज्ञानिक का नाम या विद्वान का नाम किस विद्वान ने दी और क्या परिभाषा दी, ये कोटेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ब्लैक पेन से नोट कर लें, अंडरलाइन कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इनको मार्क करें और एग्ज़ाम में इनको अवश्य लिखें। ओडम के अनुसार क्या कहते हैं ओडम कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन कराता है। ध्यान दीजिए, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन कराता है। विज्ञान में अध्ययन करते हैं, और ओडम ने यह बताया कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन कराता है। यही दूसरे विद्वान वार्ड क्या कहते हैं, वार्ड के अनुसार कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यही अगले विद्वान जिन्सबर्ग क्या कहते हैं
कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समाज का अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में, ये जिन्स वर्ग ने कहा है। तो जिन्स वर्ग के अनुसार समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ ये एक सिद्धांत के अनुसार जो परिभाषाएं आई कुछ विद्वानों की, जिसमें ओडम थे, वार्ड थे और जिन्स वर्ग थे। अब कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र की परिभाषा सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में भी की है। सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में भी, जो हमारे सामाजिक संबंध है, कोई किसी का माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पुत्र है, पुत्री है, और भी तमाम रिश्ते नाते हैं, सामाजिक संबंध है। इनके आधार पर भी कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी। वो परिभाषाएं क्या है, आइए उनको जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, मैकाइवर एवं पेज ये विद्वान हैं दोनों, और उन्होंने क्या लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है तथा इन संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा दी है मैकाइवर और पेज ने। बताया कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों के विषय में ही पूरा विषय है, ये सामाजिक संबंधों के विषय में, और इन संबंधों का जो जाल है उसी को हम समाज कहते हैं। किसी के कोई माता है, पिता है, पुत्री है, भाई है, बहन है, समाज हो गया। संबंधों का जो जाल है उस जाल को हम समाज कहते हैं। रोज के अनुसार, रोज भी एक विद्वान है, उनके अनुसार क्या है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। देखिए यहाँ भी संबंध आए, मानव संबंधों का विज्ञान है, यानी मनुष्य के जो आगे संबंध हैं उन्हीं का विज्ञान क्या है, समाजशास्त्र। आगे कौन से विद्वान ने क्या कहा जानते, सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानव अंतर संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है। मानव अंतर संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, व्यवहारों, कार्य और घटनाओं का अध्ययन है। ध्यान दीजिए, ये जो हमें कुछ परिभाषाएं दी सिमिल तक, ये उन्होंने सामाजिक संबंधों के आधार पर दी। अब कुछ विद्वानों ने क्या बताया कि ये समाजशास्त्र, कुछ समाजशास्त्री थे, उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, व्यवहार जो हैं और कार्य हैं, उनकी घटनाओं का अध्ययन समाजशास्त्र है। अब उनके अनुसार क्या है, ऐसे विद्वान कौन से हैं, इसमें किम्बल यंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। समूह के अंदर मनुष्य का व्यवहार क्या है उसका अध्ययन किस विषय में करते हैं, समाजशास्त्र करता है। यानी एक समूह के अंदर मनुष्य का क्या व्यवहार है, व्यवहार का जो अध्ययन कर रहे हैं वह समाजशास्त्र है। यह बताया किम्बल यंग ने। और बेनेट एवं ट्यूमिन ने क्या बताया, बेनेट एवं ट्यूमिन ने बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के ढांचे, जो हमारा सामाजिक जीवन है, सामाजिक जीवन के ढांचे और कार्यों का विज्ञान है। इसी प्रकार अन्य समाजशास्त्रियों ने भी समाजशास्त्र की अलग अलग अन्य परिभाषाएं दी, क्योंकि हमने आपको बताया है कि समाजशास्त्र की एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। अब देखते हैं कि समाजशास्त्र की और अन्य क्या क्या परिभाषाएं कौन कौन से विद्वानों ने दी। आइए इस पर भी नज़र डालते हैं कि बेबर, ये भी एक विद्वान हुए, बेबर के अनुसार क्या है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं की अर्थपूर्ण व्याख्या करते हुए उन्हें समझने का प्रयास करता है। यह बेबर ने बताया। जॉनसन ने क्या बताया, जॉनसन ये विद्वान है, जॉनसन के अनुसार क्या है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों उनके आंतरिक स्वरूपों या संगठन के स्वरूपों तथा उन प्रक्रियाओं का जो इस संगठन के स्वरूपों को बनाए रखती हैं या परिवर्तित करती हैं और समूहों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। ये जॉनसन ने थोड़ा विस्तृत रूप से समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। यहीं पर पार्सन्स क्या कहते हैं, पार्सन्स ने बताया
कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक कार्यों का व्याख्यात्मक, कैसा अध्ययन, व्याख्यात्मक मीन्स बढ़ा के विस्तृत रूप से व्याख्यात्मक अध्ययन करने का प्रयास करता है। पार्सन्स की बात बहुत अच्छी है, उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक कार्यों का व्याख्यात्मक अध्ययन करने का प्रयास करता है। ये सभी परिभाषाएं जो हमने अभी तक पढ़ी, इनसे क्या स्पष्ट होता है? इनसे स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक क्रिया, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक कार्य आदि का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये समाजशास्त्र की एक स्पष्ट जो अर्थ निकल के आया वह ये है। अब बच्चों, समाजशास्त्र का अर्थ हमने जाना। अब हम जानते हैं कि समाजशास्त्र का उद्गम कब हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, कब उत्पन्न हुआ और कैसे इसका विकास हुआ समाजशास्त्र विषय का। सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि भाई समाजशास्त्र विषय आया कैसे। हमने ये तो पढ़ा कि इसकी ज़रूरत क्या थी, क्यों आया, विद्वानों ने इनकी परिभाषाएं दी, समाज का अध्ययन किया और किस रूप से किया, विज्ञान के आधार पर किया, इसलिए इसका नाम समाजशास्त्र पड़ गया। अब इस समाजशास्त्र शब्द का उद्गम कब हुआ, समाजशास्त्र विषय आया कब, इसको हम देखते हैं। तो समाजशास्त्र का उद्गम एवं विकास, कैसे इसका विकास हुआ वो जानते हैं। ये थोड़ा ऐतिहासिक है। प्यारे बच्चों, 19वीं शताब्दी में, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 21वीं शताब्दी चल रही है। 19वीं शताब्दी में जब अगस्त कॉम्ट, ये एक दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, एक विद्वान है, अगस्त कॉम्ट ने सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। तो बच्चों देखिए, बहुत पुरानी बात नहीं है, यानी 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग अगस्त कॉम्ट ने किया। इनका विचार था, इन्होंने बताया कि कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो कि समाज के विभिन्न पहलुओं का समग्र रूप से अध्ययन कर सके। यानी कोई विषय ऐसा नहीं था उस समय जो समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन विस्तृत रूप से कर सके। ऐसा कोई विषय नहीं था जिसमें समाज का अध्ययन हो रहा हो। इसलिए अगस्त कॉम्ट ने सबसे पहले 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने ही बताया, इस कमी को दूर किया कि भाई कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि भाई एक विषय समाजशास्त्र ऐसा हो सकता है जिसके अंदर सभी विषयों का, सभी पहलुओं का, समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा सके। और इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने इस नवीन विषय का, कौन से विषय का, समाजशास्त्र का निर्माण किया। प्यारे बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भाई समाजशास्त्र विषय का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो अगस्त कॉम्ट ने किया। कब किया, 1838वीं ईस्वी में। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न भी बहुविकल्पी इसमें से बनाए जा सकते हैं। और विषय का निर्माण किसने किया, अगस्त कॉम्ट ने किया। कब किया, 1838 ईस्वी में किया। तो इसी एक छोटे से पैराग्राफ से कई बहुविकल्पी क्वेश्चन बन जाते हैं। इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए और इनको अच्छी तरह समझ लीजिए, जिससे कि बहुविकल्पी प्रश्न भी पेपर में अगर पूछे जाते तो बेटा इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे चलते हैं। और इतिहास क्या है कि 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र के विकास में, अब अगस्त कॉम्ट ने ये तो दे दिया कि भाई समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर सकते हैं। अब 19वीं शताब्दी में ही समाजशास्त्र के विकास में अब इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ, विकास शुरू हुआ। और विकास में अनेक बौद्धिक एवं भौतिक परिस्थितियों ने सहायता प्रदान की, जिनमें 4 बौद्धिक परिस्थितियों को टी.बी. बाल्टामोर, ये भी एक हमारे विद्वान हुए हैं, टी.बी. बाल्टामोर ने महत्वपूर्ण माना है। और ये 4 भौतिक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, हम इनको पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राजनीति का दर्शन, दूसरा इतिहास का दर्शन, तीसरा उद्विकास के जैविक सिद्धांत और चौथा सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारात्मक आंदोलन। आइए इन चारों बौद्धिक परिस्थितियों को हम सूक्ष्म में इसको देखते हैं कि भाई ये चारों परिस्थितियाँ क्या है, इसके बाद क्या है, आगे भी देखेंगे। और आगे इसको समझें पहले कि एक विशिष्ट शाखा के रूप में पहले इतिहास पढ़ लेते हैं, फिर इनको आगे पढ़ेंगे। एक विशिष्ट शाखा के रूप में इतिहास का दर्शन
18वीं शताब्दी की देन है। भाई समाजशास्त्र कहाँ से? 18वीं शताब्दी से। जिसे अबे डे सेंट पियरे, थोड़े नाम अजीब से हैं, को ध्यान से समझे बेटा, याद हो जाएंगे। जिसे अबे डे सेंट पियरे तथा गिम्बाटिस्टा विको ने शुरू किया। प्रगति के जिस सामान्य विचार को निर्मित करने का उन्होंने प्रयास किया, उसने मानव की इतिहास संबंधी धारणा को गंभीर रूप से प्रभावित किया। फ्रांस में अब इतिहास की चर्चा हो रही है, अब हम फ्रांस में आते हैं। फ्रांस में इस पर क्या चर्चा हुई? फ्रांस में मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर, फ्रांस में कौन? मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर, जर्मनी में हर्डर तथा स्कॉटिश, ये जर्मनी में थे विद्वान इतिहासकारों, यानी ये कौन है? इतिहासकार है। तो फ्रांस में कौन हुए? मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर, और जर्मनी में हर्डर और स्कॉटिश इतिहासकारों एवं दार्शनिकों जैसे फर्ग्यूसन, मिलर और रॉबर्टसन इत्यादि की रचनाओं में इतिहास के दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये अन्य देशों में किस तरह से इस पर अध्ययन शुरू हुआ, ये इसका इतिहास है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हीगल तथा सेंट साइमन के लेखों के परिणाम स्वरूप इतिहास का दर्शन एक प्रमुख बौद्धिक प्रभाव बन गया था। कब? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभ हुआ उसमें ही जो हीगल और सेंट साइमन ये विद्वान हैं, इनके जो लेख थे, इन्होंने जो लिखे लेख थे, उनके परिणाम स्वरूप जो इतिहास का दर्शन था, सामाजिक इतिहास का दर्शन था, वो एक प्रमुख बौद्धिक प्रभाव बन गया। लोगों के मस्तिष्क पर उसने एक प्रभाव छोड़ा। इन्हीं दोनों के विचारकों से, अब इन दोनों जो विचारक हैं दार्शनिक हैं, इनके विचारकों से कार्ल मार्क्स तथा अगस्त कॉम्ट की रचनाएं विकसित हुई, क्योंकि इन्होंने एक बौद्धिक विकास किया, लोगों के मन मस्तिष्क में ये बात उतारी कि भाई समाज का अध्ययन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। और इन्हीं विचारों के विचारकों से कार्ल मार्क्स और अगस्त कॉम्ट की रचनाएं भी विकसित हुई। समाज की नवीन धारणा को, जो कि राज्य की धारणा से भिन्न है। देखिए, समाज और राज्य अलग अलग शब्द हैं, हम आगे इनको भी डिस्कस करेंगे। समाज की नवीन धारणा को, जो कि राज्य की धारणा से भिन्न है, दार्शनिक इतिहासकारों की ही देन है। यानी समाज की जो नवीन धारणा है वो किसकी देन है? आज दार्शनिक इतिहासकारों की ही देन है। उन्होंने इतिहास में जो लिखा उसी की देन आज की ये समाज की नवीन धारणा है। अनेक विद्वान जैसे कि बॉल्डरिज ने उन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं का वर्णन किया। यानी समाज में सामाजिक दशाएं क्या है लोगों की, आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी राजनीतिक दशाएं क्या हैं, उनका भी वर्णन किया। किसने? बॉल्डरिज ने, जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास को प्रेरित किया। यानी बॉल्डरिज ने इसको और आगे लेकर के आए, सामाजिक स्थिति क्या है उसका दर्शन दिया उन्होंने, राजनीतिक स्थिति क्या है लोगों की, आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब दशाओं पर बॉल्डरिज ने अध्ययन किया और इसको विकसित किया, विकास किया। आगे चलते हैं। अब इसके द्वारा जो हमने 4 बातें की, क्रांतियाँ उत्पन्न हुई। क्या? वैज्ञानिक क्रांति, जिसके आधार पर वैज्ञानिक क्रांति क्या है? वैज्ञानिक क्रांति के फलस्वरूप, क्योंकि समाज का जब विकास शुरू हुआ तो कुछ समाज में परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन हुए उनको हम अच्छी तरह जानते हैं। वैज्ञानिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति के अर्थ को समझते हैं कि विज्ञान का एक स्पष्ट इन्वॉल्वमेंट समाज में आया, यानी समाज ने हर चीज़ को विज्ञान के आधार पर समझा, और यहाँ तक कि हम समाज का भी अध्ययन विज्ञान के आधार पर ही कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक क्रांति क्या हुई? वैज्ञानिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक पद्धतियों की श्रेष्ठता सिद्ध हो चुकी थी। पहले कोई हम कार्य कर रहे थे उनका तर्क नहीं था, आज जो भी कार्य कर रहे थे उनका तर्क था। और पश्चिमी यूरोप में प्रतिदिन नए आविष्कार हुए थे। आप जानिए जितने भी आविष्कार है, अगर आप गौर से देखें, चाहे टेलीफोन का आविष्कार हो, टीवी का आविष्कार हो, हमारे मशीन का आविष्कार हो, सिलाई मशीन का आविष्कार हो, भाप के इंजन का आविष्कार हो, रेल इंजन का आविष्कार हो, रेल के कोच का आविष्कार हो, ये सारे जो नए आविष्कार हो रहे थे ये क्या ला रहे थे? ये नए आविष्कार वैज्ञानिक क्रांति समाज में उत्पन्न कर रहे थे। तो वैज्ञानिक क्रांति ये उत्पन्न हुई किसके कारण? क्योंकि उस समय पश्चिमी यूरोप में नए नए आविष्कार जन्म ले रहे थे। इन्हीं के कारण जब वैज्ञानिक क्रांति हुई तो प्रौद्योगिकी की क्रांति आई। प्रौद्योगिकी क्रांति क्या आई कि आविष्कारों का उत्पादन यंत्रों के क्षेत्र में प्रयोग होने लगा।
जो आविष्कार हो गए, अब यंत्र की जगह पर वो मशीनें आ गई। तथा कपड़े की बुनाई के क्षेत्र में कैसे होने लगा, अब जैसे कपड़ा था पहले हाथ से बुनते थे, मशीन आ गई, कपड़े की बुनाई के क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होने लगा, तो कपड़ा आसानी से बनने लगा, जिससे एक नई क्रांति को जन्म दिया। इस प्रकार शक्ति के लिए भी नए साधन खोज लिए गए। शक्ति मीन्स पावर, ऊर्जा, जिसमें भाप का इंजन, सबसे पहले भाप का इंजन आया, जो रेलगाड़ी चलती थी भाप के इंजन से चलती थी। उसके बाद डीजल इंजन ये भी आया। ये दो चीज़ें आने से ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। इससे उत्पादन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। औद्योगिक क्रांति और क्या रही, इस जब विज्ञान ने आविष्कार किए, प्रौद्योगिकी बढ़ी, तो उद्योगों का विकास हुआ। इसी को हम क्या कहेंगे, औद्योगिक क्रांति कहेंगे। बच्चों, विज्ञान और तकनीक के प्रयोग ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया और बड़ी बड़ी मशीनों के उत्पादन के परिणाम स्वरूप पुरानी छोटी व्यवस्था समाप्त होने लगी, जिससे सामाजिक व्यवस्था भी चरमराने लगी। आप सोच रहे होंगे ये क्या, हाँ, जो कार्य कर रहे थे छोटी छोटी मशीनों से कर रहे थे, अब बड़े उद्योग लगने के कारण बड़ी मशीनों से वो कार्य अच्छी तरह से संपन्न होने लगे, जिससे कि जो छोटे छोटे कार्य थे वो बंद होने लगे और एक सामाजिक व्यवस्था चरमराने लगी। बाजारों का विस्तार एवं साम्राज्यवाद, जब उद्योग लगे, औद्योगिक क्रांति हुई, तो बाजार का भी विस्तार हुआ। बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें बाजार में आने लगी। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन आदि देशों के बीच बने माल की खपत के लिए, आप देखिए ये सब यूरोप में हो रहा था, यूरोप में ही आविष्कार हुए, वहीं पर वैज्ञानिक क्रांति आई और उन उद्योगों के लगने से जो वहाँ माल बना, कहाँ कहाँ, ध्यान दीजिए, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, ये जो हमारे यूरोपीय देश हैं, यहाँ पे माल बना। अब ये माल बिकेगा कैसे, बाजार से ही बिकेगा भाई। तो बाजार कहाँ बना गया, इनकी माल की खपत के लिए कच्चे माल की तलाश। पहले क्या है, कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल। कोई भी जब प्रोडक्ट बनता है उसके लिए रॉ मटेरियल, जैसे आप समझिए चीनी बनती है, तो चीनी किससे बनती है, गन्ने से बनती है। तो गन्ना क्या हुआ, चीनी के लिए रॉ मटेरियल, और बनाने के लिए उसे फैक्ट्री चाहिए, वो क्या हो गया आपका उद्योग। तो कच्चे माल की तलाश में विदेशों में व्यापार के क्षेत्र में होड़ होने लगी। इन उद्योगों के लिए कच्चे माल की तलाश करने लगे लोग, और इसके लिए वो व्यापारी देश देश पहुंचने लगे। यहाँ पे उनकी होड़ होने लगी, एक दूसरे से होड़ हो गई, और भाप द्वारा चलाए गए इंजन और पानी के जहाज, इनके द्वारा विदेशों से व्यापार भी सरल हो गया। नई व्यापारिक कंपनियां स्थापित की गई। अब जब विदेशों से माल आएगा तो उसके लिए नई व्यापारिक कंपनियां स्थापित हो गई, और ये कंपनियां अमेरिका, एशिया और अफ्रीका देशों में भी पहुंची। अमेरिका, अफ्रीका देशों में भी पहुंची और एशिया महाद्वीप के देशों में भी पहुंच गई। ये कंपनियां अपनी सुरक्षा के लिए फ़ौज भी रखती थीं। अगर आप देखें तो भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो वो एक व्यापारिक कंपनी ही थी, जो कलकत्ता के बंदरगाह से आई और अपनी सुरक्षा के लिए जो फ़ौज रखती थी। धीरे धीरे इसी कंपनी ने व्यापार को बढ़ाने के माध्यम से धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अधिकार किया और अंग्रेज़ों का देश गुलाम हुआ। ये भी व्यापारिक कंपनियों का ही इतिहास है। इसके बाद इसी दशा में राजनीतिक क्रांति हुई, क्योंकि इससे राजनीति भी प्रेरित हुई, और बाद में इसमें समाज सुधार के लिए भी आंदोलन हुए। तो हमने इन सब चीज़ों को देखा, क्या क्या स्थितियाँ थी समाजशास्त्र की, समाजशास्त्र का उद्गम कैसे हुआ, समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, और समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है, समाजशास्त्र के लिए विभिन्न विद्वानों के मत क्या है। आज के वीडियो में बच्चों आपने इतना सीखा। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट करें। कक्षा 11 के विद्यार्थी इसको नोट करें, कॉपी बना लें समाजशास्त्र की, उस पर इसको नोट करें प्यारे बच्चों। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद यदि कोई बात समझ में नहीं आई हो तो उसे इसके कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिए। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा और उसका वीडियो बना कर भी आपको बताऊंगा, उस टॉपिक को बताऊंगा बेटा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो आप इस चैनल को अवश्य लाइक करें, मुझसे जुड़ें, तो हम आगे भी आपको इस वीडियो, जो भी इस वीडियो इस चैनल पे आएंगे समाजशास्त्र के, वो आपको क्रमशः प्राप्त होते रहेंगे। हाँ, ध्यान रखिए कि विषय का अध्ययन करने के लिए वीडियो को क्रमशः देखें। जैसे ये पार्ट 1 है तो पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद अगला वीडियो आए तो पार्ट 2 देखें। कभी भी बाद वाला पार्ट पहले देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अन्य छात्रों तक भी
इस अध्ययन को पहुंचाएं और अपना योगदान दें। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं समाजशास्त्र के अन्य पहलुओं के साथ। थैंक यू वेरी मच।